हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी को वुमेन्स डे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। भोले बाबा की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सब लोग नौकरी पाएं, खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, यही मेरी भोले बाबा से कामना है। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। हम अपने पावर सिस्टम में कौन कौन सी प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे हम अपने इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं फॉल्ट से। जो हमारे फॉल्ट होते हैं सिस्टम में, कौन सा फॉल्ट बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, ये मैंने आपको कल बताया था। 3 फेज फॉल्ट जो होते हैं वो बहुत सीवियर फॉल्ट हमारे होते हैं। तो वो सिस्टम में अगर होते हैं तो हम कैसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर नॉर्मल और अबनॉर्मल कंडीशन में, वो हम लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम को जो हम प्रोटेक्ट करते हैं, जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का काम है वो क्या है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो कंडीशन है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये आइडेंटिफाई हमारा क्या है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये कंडीशन हमारी नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है या हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में करंट बढ़ रहा है। ये देखने समझने की क्षमता हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। दूसरा, कभी कभी हमारा नॉर्मल कंडीशन में भी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किस वजह से? क्योंकि हमारी जो लोडिंग है, डिमांड है, वो बढ़ जाने से हमारी करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल कंडीशन में। तो जो हमारा सिस्टम है उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये नॉर्मल कंडीशन में करंट बढ़ रहा है, हमारे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ है। ये सब काम होता है किसका, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का। और उसमें जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो जैसे हमारे रिले हो गई, सर्किट ब्रेकर हो गई, इनका क्या काम है ये सब हम लोग देखेंगे। और कौन कौन से इक्विपमेंट, स्विच का हम यूज करते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, आज की क्लास में वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, पावर सिस्टम मस्ट आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ फॉल्ट। कहाँ पे हमारे पावर सिस्टम में फॉल्ट हुआ है, हमारे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का ये काम होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके, उसको पता लग सके कि पावर सिस्टम में इस लाइन में या फिर इस इक्विपमेंट में या इस जगह पे फॉल्ट हुआ है। दूसरा उसका काम क्या होता है कि जो फॉल्टी पार्ट है उस फॉल्टी पार्ट को अलग कर दे किससे, जो हमारा हेल्दी सेक्शन वाला पार्ट है जिसमें फॉल्ट नहीं हुआ है, उस पार्ट से उस दूसरे जिसमें फॉल्ट हुआ है उस पार्ट को अलग कर दे। ये काम होता है हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद पावर सिस्टम मस्ट टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा केयर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है उसको एक्स्ट्रा केयर क्यों रखनी पड़ती है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। दूसरा, वो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में होती है, ऐसा नहीं है कि वो जमीन के अंदर है जहां उनसे कोई चीज टकरा नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। वो हमारे खुले वातावरण में होती है, तो उनसे चिड़िया भी टकरा सकती है, उनके ऊपर पेड़ भी गिर सकता है या कोई भी चीज आपस में कनेक्ट हो सकती है, कैसे भी उनमें फॉल्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है वो एक्स्ट्रा केयर करता है किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ फॉल्ट। प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम का जो हम लोग यूज करते हैं वो किस लिए हम लोग यूज करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो फॉल्ट हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सके या फिर उसकी जो लोकेशन है फॉल्ट की वो हमको पता लग सके। ठीक है, दूसरा क्या है, इट मस्ट आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। जो हमारा फॉल्टी पार्ट है उसको हेल्दी पार्ट से अलग कर दे, ऐसा सिस्टम हमको चाहते हैं हम लोग कि जहां फॉल्ट हुआ है उसको, फॉल्ट तो हो गया वहां का, तो सिस्टम हमारा फॉल्टी हो गया, लेकिन जो हमारा बचा हुआ सिस्टम है कम से कम वो फॉल्ट से बचा रहे, तो उसको आइसोलेट कर देते हैं हम किसकी हेल्प से, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम की हेल्प से। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, टेक केयर केस ऑफ एक्स्ट्रा टेक केयर ऑफ इसका ट्रांसमिशन लाइन का। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन डजंट हैव एनी इंसुलेशन एंड आर एक्सपोज्ड टू आउटर एनवायरनमेंट। एक तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आउटर एनवायरनमेंट में होती है, मतलब खुले में होती है। दूसरा, उस पर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है, इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है किसका, ट्रांसमिशन लाइन का।
और वो ध्यान हम कैसे रखते हैं, वो हम लोग रखते हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, अब क्या आता है हमारा, अब हमारे पास देखने को मिलते हैं इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। जो हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर इंपोर्टेंट पार्ट यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, दो पार्ट हमारे होते हैं, एक होता है रिले, एक होता है सर्किट ब्रेकर। रिले का क्या काम होता है कि रिले जब भी हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा तो एक सिग्नल एक मैसेज के जैसा सिग्नल को सेंड करेगी किस पे, सर्किट ब्रेकर पे, और रिले के जो कांटेक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है रिले क्या है, तो आप बताएंगे रिले एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि फॉल्टी सेक्शन में अपने सर्किट कांटेक्ट को क्या करती है, क्लोज करती है और एक सिग्नल भेजती है सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। अब सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर का जो काम है वो ये है कि जो रिले ने उसको मैसेज भेजा कि यहाँ पे फॉल्ट हो गया है, तो उस कांटेक्ट को रिले ने क्या किया, क्लोज किया। लेकिन जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो क्या करेगा, उस कांटेक्ट को ओपन कर देगा, और जब कांटेक्ट ओपन हो जाएंगे तो वहां पे कोई भी करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। कोई भी करंट जब फ्लो नहीं होगा तो इट्स फंक्शन इज टू सेपरेट द फॉल्टी सेक्शन। तो जैसे मान के चलिए ये मेरी लाइन है, अगर यहाँ कहीं पे फॉल्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ अगर फॉल्ट है तो रिले ने सर्किट ब्रेकर को मैसेज भेजा कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो ये मान के चलिए सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ये वाला जो हेल्दी पार्ट है इस फॉल्टी पार्ट से इसको अलग कर देगा, कॉन्टेक्ट अलग हो जाएंगे, तो उनके बीच में कोई भी करंट, पावर या वोल्टेज ट्रांसफर नहीं करेगी। तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो कैसा काम करेगा, उसके कांटेक्ट क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, और रिले के कांटेक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिले के जो कांटेक्ट हैं वो फॉल्टी कंडीशन में ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा रिले के कांटेक्ट हमेशा क्लोज होते हैं, वहीं हमारे सर्किट ब्रेकर के जो कांटेक्ट हैं वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। अब हम अपने सिस्टम में कौन कौन से स्विच का यूज करते हैं, जिन स्विच की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं फॉल्टी सेक्शन से। आप लोग जानते होंगे एक हमारा क्या, दो तरह के फॉल्ट हमारे सिस्टम में पाए जाते हैं, एक होता है ट्रांजिएंट फॉल्ट, दूसरा होता है हमारे पास सस्टेन्ड फॉल्ट। ट्रांजिएंट फॉल्ट हमारे फ्रीक्वेंट फॉल्ट है, उनसे ज्यादा दिक्कत हमको नहीं होती है, लेकिन जो सस्टेन्ड फॉल्ट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक फॉल्ट होते हैं हमारे सिस्टम में। तो ये सारे फॉल्ट्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन देते हैं। फ्यूज का यूज हम किस लिए करते हैं, एज ए स्विच हम फ्यूज का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप सबके घर में फ्यूज लगा हुआ होगा। फ्यूज का काम क्या होता है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाता है तो फ्यूज के अंदर जो तार लगा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, और उस पूरे सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो जाती है, वहां कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ये काम करता है हमारा फ्यूज। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रिले क्या है, सेंस द फॉल्ट एंड सेंड सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर। ड्यूरिंग फॉल्ट द रिले क्लोजेस इट्स कांटेक्ट। फॉल्ट के टाइम पे रिले के कांटेक्ट क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, सॉरी। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू सेपरेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द हेल्दी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। दूसरा, ड्यूरिंग फॉल्ट कांटेक्ट क्या होंगे सर्किट ब्रेकर के, ओपन हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फॉल्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम टाइम के बेसिस पे देखें तो हमारे दो तरह के फॉल्ट होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांजिएंट जो बहुत कम देर के लिए होता है, दूसरे हमारे होते हैं सस्टेन्ड फॉल्ट जो होते हैं हमारे बड़े फॉल्ट, वो खूब देर के लिए हो जाते हैं, और ये हमारे बहुत डेंजरस फॉल्ट है। फिर हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ स्विचेस पे। हम लोग कौन कौन से स्विच का यूज करते हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में। तो पहला है हमारा फ्यूज। फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज जब हम लोग खरीदने जाते हैं बाजार में तो आप लोगों ने देखा होगा उस पे उसकी क्या होती है, एक लिमिट लिखी हुई होती है। When we purchase a fuse, then a limit is maintained by the manufacturer। जिसने वो फ्यूज बनाया है वो उस पर उसकी एक लिमिट लिख देता है कि इस फ्यूज की जो लिमिट है इतने अमाउंट का करंट ये बियर करेगा, उसके बाद ये पिघल जाएगा। उस जो लिमिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल लिमिट। थर्मल लिमिट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू से हम डिनोट करते हैं, क्यू को हम डिनोट करते हैं हीट के लिए। तो हीट का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्यू का, वो क्या होता है, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब हमारी जो थर्मल लिमिट की वैल्यू है उससे ज्यादा अगर हीट हमारे सिस्टम में हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारा फ्यूज का तार है वो क्या कर जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा,
और हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक तरीके से हमने क्या किया, उस सर्किट को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, कहां से, फॉल्टी वाले पार्ट से। तो फ्यूज की जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, वो मैं आपको ओरली डिक्टेट कर दूंगा कि हम लोग फ्यूज का यूज क्यों करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्यूज का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान के चलो अगर हमने अपने फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हमारा टेम्परेचर जाएगा, तब तक जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनका जो टेम्परेचर बहुत कम है वो सब जल जला के खत्म हो जाएंगे। तब कहीं जाके हमारा स्विच क्या करेगा, फ्यूज क्या करेगा, पिघलेगा और करंट को रोकेगा। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट हमारा मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जैसे ही उसमें से ज्यादा अमाउंट का करंट पास होगा तुरंत वो क्या कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब वो मेल्ट हो जाएगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा सर्किट है वो ओपन हो गया और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया फॉल्टी पार्ट से। ठीक है, दूसरा क्या है, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। जो हमारा फ्यूज है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हमको क्या देखना है, जो हमारे फ्यूज का रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। लेकिन जिस मटेरियल से हमारा फ्यूज बना है उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, वो हमारी लो होनी चाहिए। जो रो की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तीसरा हमारा क्या है, फ्यूज वायर शुड बी इकोनॉमिकल। जो फ्यूज के अंदर हम तार लगा रहे हैं वो ऐसा ना हो कि बहुत महंगा तार हम उसमें लगाएं। फ्यूज के अंदर का जो तार है वो हम सस्ता ऐसा ही या फिर ऐसा लगाएं जो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो। दूसरा हमारा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन। जो हमारा तार हम लगाएंगे वो एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर टिन का बना होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मस्ट बी लो। जो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फ्यूज हमारा क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज इज ऑलवेज यूज्ड एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी जो यहाँ से बात है वो क्या है कि हम जो हमारा फ्यूज है उसको बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। पहले जो हमारी प्राइमरी प्रोटेक्शन होगी, यानी कौन सी, कि हम कोशिश करेंगे जो हमारी रिले वगैरह है, सर्किट ब्रेकर है, इन्हीं सबसे हमारा क्या है, फ्यूज फॉल्ट कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अगर इन सबसे हमारा कंट्रोल में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, अपने फ्यूज को ऑपरेट कर देते हैं। फ्यूज को ऑपरेट करने में नुकसान क्या होता है, जब हमारा फ्यूज ऑपरेट हो जाएगा तो उसी फ्यूज को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। उसकी जगह हमको एक नया फ्यूज लगाना पड़ेगा जो कि कॉस्टली होता है। तो हम इसी को इसलिए किसमें यूज करते हैं, एज अ बैकअप प्रोटेक्शन यूज करते हैं, किसको, फ्यूज को। ठीक है, यहां तक अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको समझ आ रही होंगी चीजें। अगर आपको समझ आता है तो भी आप प्लीज बता दीजिए के लिए मुझे, और अगर कुछ समझ में ना आए तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूज का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। फ्यूज इज ऑलवेज यूज्ड एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप में हम इसका यूज करते हैं। पहले हम फ्यूज का यूज नहीं करेंगे, पहले जो हमारी प्राइमरी प्रोटेक्शन है उसी का यूज करेंगे। टाइम ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, किससे, कम होगा बैकअप प्रोटेक्शन से। क्यों होगा, आपको समझ में आ रही होगी चीजें, कि जो हमारा टाइम है प्राइमरी प्रोटेक्शन का वो कम क्यों है बैकअप से, क्योंकि फ्यूज को हम कैसे यूज कर रहे हैं, बैकअप प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो पहले हमारी प्राइमरी प्रोटेक्शन चलेगी, जब उसके हाथ से बात निकल जाएगी तब बैकअप पे पहुंचेगा। तो बैकअप का टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, प्राइमरी प्रोटेक्शन से। तो यहां से आपको क्या याद रखना है, जो हमारा टाइम होता है किसका, प्राइमरी प्रोटेक्शन का, वो कम होता है किससे, बैकअप प्रोटेक्शन से। और फ्यूजिंग फैक्टर एक हमारा फैक्टर होता है, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये हमारा होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट
डिवाइडेड बाई रेटिंग ऑफ फ्यूज, हमारे फ्यूज की कितनी रेटिंग है और हमारा जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है वो हमारा किस पे मेंशन होता है, वो मेंशन हमेशा हमारा होता है फ्यूज जो हम खरीद के लाते हैं उस पे। ये जो हमारा मिनिमम फ्यूजिंग करंट है, कितने मिनिमम करंट पे हमारा फ्यूज ऑपरेट कर जाएगा, और एक हमारी होती है क्या, रेटिंग ऑफ फ्यूज के कितना मैक्सिमम हमारा जो फ्यूज है वो क्या कर सकता है, झेल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेटिंग ऑफ फ्यूज बोलेंगे। और मिनिमम करंट ऑफ फ्यूजिंग करंट हम किसको बोलेंगे, कि कितने मिनिमम करंट पे हमारा जो फ्यूज है वो क्या कर जाएगा, ऑपरेट। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑपरेशन हमारा क्या होता है, टी। अब एक चीज हम देखते हैं क्या, लोड इंटरप्टर। लोड इंटरप्टर का क्या काम है, जो हमारा एडिशनल लोड लगा हुआ होता है सिस्टम में उसको क्या करता है, वो हटा देता है। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं क्या, लोड स्लजिंग। आपने सुना होगा, लोड स्लजिंग जो की जाती है वो लोड इंटरप्टर की हेल्प से ही किया जाता है। दूसरा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लोड कर्टेलमेंट। लोड कर्टेलमेंट जो होता है वो लोड इंटरप्टर की हेल्प से ही हम सब करते हैं। फिर हमारा जो लोड इंटरप्टर है वो ऑपरेट हमेशा करता है किस पे, फुल लोड कंडीशन पे। ये मैं आपको लिखा देता हूं, लोड इंटरप्टर इज ऑलवेज ऑपरेट ऑन फुल लोड। लोड इंटरप्टर हमारा किस पे चलेगा, हमेशा फुल लोड पे चलेगा। अब एक हमारा और आता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन आइसोलेटर। लाइन आइसोलेटर हमारा क्या है, आपको सिर्फ लाइन आइसोलेटर के बारे में इतना याद रखना है, ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन नो लोड कंडीशन। अगर आपसे कई बार पूछेंगे कि अगर हमको अपने जो भी प्रोटेक्शन है, जैसे मान के चलिए आप, यहां मैंने क्या लगाया है, सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है, ये हमारा क्या है, आइसोलेटर है, इधर हमारे पास क्या है, आइसोलेटर है, ठीक है। तो अगर मुझे इस सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, मान के चलिए यहाँ एक फॉल्ट है, ठीक है, और मुझे इस फॉल्ट को सही करना है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ भी जाएगा। अगर मुझे इस पे काम करना है तो मुझे ये भी ऑफ रखना पड़ेगा और ये भी ऑफ रखना पड़ेगा। अगर मैंने इसको नो लोड पे ना करके फुल लोड पे ऑपरेट कर दिया, अगर ये लाइन जो है मेरी, मतलब कि आइसोलेटर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और मैंने उसी टाइम पे सर्किट ब्रेकर में काम करना शुरू कर दिया, तो जो भी इंसान यहाँ काम कर रहा होगा वो क्या होगा, भैया खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट का करंट उसको लगेगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो हमारा आइसोलेटर है वो हमेशा किस पे काम करेगा, नो लोड पे काम करेगा। दूसरा आपको क्या देखना है, यहाँ से आइसोलेटर ऑपरेट नो लोड कंडीशन, लाइन आइसोलेटर ऑलवेज ब्रेक्स द चार्जिंग करंट। ये आपको याद रखना है, लाइन आइसोलेटर ऑलवेज ब्रेक्स द चार्जिंग करंट। जो हमारा चार्जिंग करंट होता है लाइन का, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। अगर हमें आइसोलेटर से आपसे कोई पूछता है आइसोलेटर क्या होता है, तो आप उसको बताएंगे आइसोलेटर एक ऐसी डिवाइस है या इक्विपमेंट है जिसका यूज हम नो लोड की कंडीशन में करते हैं। नो लोड की कंडीशन में हम आइसोलेटर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस में किया जाता है। अगर हमारे किसी इक्विपमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो पहले हम अपने आइसोलेटर को क्या करेंगे, बंद करेंगे, फिर हम अपने उस इक्विपमेंट पे काम करेंगे, फिर हम अपने आइसोलेटर को, जिसको हम बोलते हैं ना लाइन चालू कर दो, तो लाइन चालू करने का मतलब है आइसोलेटर को फुल लोड पे ऑपरेट करा दो, मतलब उसको ऑन कर दो, फिर सप्लाई आगे की तरफ बढ़ने दो। और बोलते क्या है, लाइन काट दो, तो लाइन काटने का मतलब है कि आइसोलेटर को बंद कर दो, हम जब काम कर लेंगे फिर हम आपको बता देंगे लाइन जोड़ देना, तब अपना हमारी जो पावर है वो फ्लो होने लग जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, फ्यूज का काम मैंने बताया, सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि हमारा जो फॉल्टी पार्ट है उसको हम अलग कर सकें, किससे, हेल्दी पार्ट से। उसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ एल्यूमिनियम कॉपर का बना होना चाहिए, फ्यूज वायर हमारा इकोनॉमिकल होना चाहिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और फ्यूज को हमेशा हम कहाँ यूज करेंगे, बैकअप प्रोटेक्शन में यूज करेंगे। फ्यूजिंग फैक्टर की जो हमने फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा,
मिनिमम फ्यूजिंग करंट जो हमारा होगा फ्यूज का अपॉन रेटिंग जो हमारे फ्यूज की होगी उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजिंग फैक्टर बोलेंगे। प्लस उसके बाद हमने देखा लोड इंटरप्टर। लोड इंटरप्टर क्या करेगा, जो हमारा एक्स्ट्रा लोड है सिस्टम में, मैं लिखा देता हूं आपको, लोड इंटरप्टर मैंने लिखा है यहाँ पे। लोड इंटरप्टर क्या करेगा हमारा, लोड इंटरप्टर इज ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन फुल लोड एंड ऑल्सो डिस्कनेक्ट द एडिशनल लोड। जो हमारा एडिशनल लोड है सिस्टम में उसको डिस्कनेक्ट कर देगा कौन, लोड इंटरप्टर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लोड स्लेजिंग या फिर कर्टेलमेंट। तो ये हमारा काम करेगा लोड इंटरप्टर। तीसरा हमने देखा आइसोलेटर। आइसोलेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमको कोई भी मेंटेनेंस वर्क करना होता है अपने सब स्टेशंस में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। आप सबका भी व्रत होगा, हमारा भी व्रत है। चलिए भोले बाबा की पूजा पाठ करते रहिए, जिंदगी में सब कुछ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग कल मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।